नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा खास शो चौपाल। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और इस चौपाल में अब हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मोदी सरकार के कद्दावर मंत्रियों में से एक, देश के कानून मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, पेशे से वकील और सरकार की नीतियों के भी सबसे बड़े वकील। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर चौपाल में। कुछ दिन पहले, क्योंकि आप क्वारंटीन में थे सर, तो सबसे पहले तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है? देखो, ऐसा है, एक बात आप जान लो, भगवान के आशीर्वाद से मैं दो बार निगेटिव हो गया। ऐसा हुआ कि दुर्भाग्य से जिस दिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पॉजिटिव हुए, उसके एक दिन पहले मैं उनके साथ एक सरकारी मीटिंग में था। तो उन्होंने भी ट्वीट किया, जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपने को क्वारंटाइन करें। और फिर मैंने किया, एक हफ्ते बाद फिर टेस्ट हुआ, मैं नेगेटिव पाया गया। मैं तो व्यायाम भी करता था, टहलता भी था, घर से काम भी करता था। तो ईश्वर का आशीर्वाद है। और मैं अपने क्षेत्र पटना में भी गया और अस्पताल में विजिट किया, वहाँ किट भी दिया, मास्क भी दिया और स्वयं पीपीई किट पहन करके कोरोना वार्ड में भी गया, पीएमसीएच में, कि जो हमारे वहाँ पर हमारे बेचारे दुर्भाग्यपूर्ण पेशेंट हैं, उनकी सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं। बिल्कुल रविशंकर जी, आपको आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप बता रहे हैं कि इस कोरोना काल में किस तरह से लगातार आप काम कर रहे हैं, तो मैं सवाल जो है उनको शुरू करूंगी। और रविशंकर जी, पूरा देश ये जानता है कि एक लक्ष्य जो ठाना था वो पूरा करने की दिशा में हमने एक अहम कदम उठा लिया। राम जन्मभूमि पूजन एक बहुत अहम कदम साबित हुआ, पर अब सबके मन में रविशंकर जी ये जिज्ञासा है कि उस पावन भूमि पर भव्य राम मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा? देखिए, पहले एक बात समझिए, ये देश के लिए बहुत ही पावन समय है जब प्रभु राम का मंदिर, उनके जन्म स्थान पर सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा हो रही थी। आज़ादी के बाद भी 70 साल हो गए, लेकिन संतोष का विषय ये है कि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कानून की मर्यादा से उनका मंदिर बन रहा है। आपको मालूम है, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामलला का वकील था, हिंदुओं का वकील था, तो वहाँ भी जीते, सुप्रीम कोर्ट में और जीते। तो अब ये एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया है। अब वो शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, एक भव्य मंदिर बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। अयोध्या नगरी दुनिया की एक बहुत बड़ी तीर्थस्थली होगी और समय के अनुसार ही बनेगा, प्रतीक्षा करिए उसके आप। जी रविशंकर जी, मेरा अगला सवाल जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको इस तरह से फ्रेज कर रही हूँ कि क्या मंदिर को लेकर के आप लोगों की जो एक शिकायत थी, क्या वो अब कहीं ना कहीं दूर हुई है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता था कि राम मंदिर के मुद्दे पर, प्रभु श्री राम के मुद्दे पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अवसरवादिता दिखाती है और मौसमी हिंदू बनती है। लेकिन हमने देखा कि जब भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक सर, सभी ने प्रभु श्री राम के अपने अपने अंदाज में गुण गाए। तो अब तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रतियोगिता देनी शुरू कर दी है। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। पहला, और ये सब एविडेंस के आधार पर, पहला कहा है कि सैकड़ों वर्षों से जन्म स्थान पर प्रभु राम की पूजा होती थी, ये गवाही में आया है। नंबर 2, बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी, तथाकथित बाबरी मस्जिद, मुस्लिम पक्ष के द्वारा ऐसा कोई भी गवाही प्रस्तुत नहीं, कहीं एविडेंस नहीं दिया गया कि वे इस मस्जिद के एकमात्र नियंत्रण में थे। तीसरा, तथाकथित बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला कि प्रभु राम का जन्म स्थान है और वहां जाकर वो वेदी पर प्रणाम करते थे। और चौथा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से स्पष्ट है, रिपोर्ट से, कि बाबरी मस्जिद का ढांचा एक मंदिर के दीवार के ऊपर बना था। यही तो हम लोग भी कहते थे। लेकिन हाँ, आपने एक सही कहा कि आज ये बदलाव हुआ है। पहले हमको लोग अछूत मानते थे,
आज ना कोई राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध कर रहा है और न कोई आर्टिकल 370 का विरोध कर रहा है। जी तो रविशंकर ये जी, एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल रविशंकर जी, जो बात आपने कही इसी में एक प्रश्न जोड़ते हुए सर, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना होगा और काफी चर्चा में भी आया। ओवैसी साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री होते हुए किसी धर्म विशेष के आयोजन में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राम मंदिर के साथ इस देश में हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई। आप कानून मंत्री हैं, वकील भी हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उनकी इन बातों को देश कैसे देखे। देखिए, जिसका आपने नाम लिया उसको आप इंपॉर्टेंस दीजिए, मैं नहीं देता हूं। उनका जवाब देने के लिए तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता काफी हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं मैं उसके बारे में स्पष्ट कर दूं। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि भारत की आध्यात्मिक धार्मिक विरासत को दरकिनार किया जाए। प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे एक राम भक्त के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने भारत के राम की मर्यादा का विवरण किया जो सबों में है। सब में राम और राम सब में है। राम की पूजा क्या हमारे वनवासिक बंधु करते हैं, क्या हमारे पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं, क्या पूरे समाज के लोग करते हैं। राम की पूजा इंडोनेशिया में होती है, राम की पूजा की चर्चा ईरान में है, राम की पूजा आपके बाली में है, राम की पूजा आपके हर जगह पर है, रशिया में भी चर्चा होती है राम की। तो प्रभु राम तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हैं। तो ऐसे राम की अयोध्या में अगर उनके जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने क्या बात कही, ये राष्ट्र का मंदिर होगा और ये तोड़ने और जोड़ने का काम अब खत्म होना चाहिए। इसलिए देखिए, कुछ लोग की राजनीति खत्म हो रही है और आपसे मैं एक बात अवश्य कहूंगा, इसको 70 साल क्यों लगा बनने में। मैं आपके दर्शकों की चर्चा के लिए एक विषय छोड़ रहा हूं। भारत आजाद हुआ जी, तो याद करिए दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज के शासकों की मूर्तियां लगी थी ना, बड़ी बड़ी, किंग एडवर्ड V, एडवर्ड VIII, लॉर्ड हार्डिंग वगैरह। वो सब दिल्ली में भी जहां इंडिया गेट है वहां लगा हुआ था, सबको हटाया गया, म्यूजियम में रखा गया, क्योंकि वो स्थापत्य कला की मूर्तियां नहीं थी, वो औपनिवेशिक प्रभुत्व की मूर्तियां थी। अगर ये सोच रखी गई होती तो शायद राम जन्मभूमि पर मंदिर बहुत पहले बन गया होता। बिल्कुल ठीक है सर। इस मुद्दे से आगे बढ़ते हुए रविशंकर जी, एक और मुद्दा, और मुझे मालूम है कि इस मुद्दे पर क्योंकि आप बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर के सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए ये सवाल बेहद अहम है, इसका जवाब आपसे लेना। आप जानते हैं कि ये जो नया विवाद छिड़ा है जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से लगातार ये कह रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर भारत में आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है, नियंत्रण है और नफरत फैलाई जा रही है। आज सर एक और डेवलपमेंट हुई, आपको पता भी होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आपके मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा है, उन्होंने ऐलान कर दिया है सर कि फेसबुक के अधिकारियों को बुला करके उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पर उनकी तकरार भी हो गई बीजेपी सदस्य निशिकांत दुबे से। ये पूरा मामला कहां जाता हुआ आपको नजर आ रहा है रविशंकर जी? मैं संसदीय स्थायी समिति की बैठक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। उनके अपने नियम प्रक्रियाएं हैं, वो बहुत तय प्रक्रियाएं हैं, उसके अनुसार वो काम करेंगे, मेरी अपेक्षा है। देखिए, मेरे कल ही एक बहुत बड़े 2 ट्वीट किया था जी। फेसबुक का जो विषय है, जो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल आया है, फेसबुक को अपना उसका जवाब देना है। लेकिन मैं 2 बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। अगर चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो सभी विचार के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ, मर्यादा में रहना चाहिए। अब बीजेपी की ओर से शिकायत की गई है कि 2019 के चुनाव के पहले उनके 700 पेज लोगों के पेजेस को निकाल दिया गया था। उन्होंने एक शिकायत की है। अब फेसबुक उसका जवाब देंगे, क्यों होगा। ठीक है, घृणा नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म जो हैं वो सिर्फ एक ही विचारधारा या वामपंथियों के होने चाहिए प्रभाव के। तो ये तो ठीक नहीं है ना, कि आपकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं बची है और आप चाहेंगे कि जो हम चाहेंगे वैसा ही विचार होना चाहिए। तो इसे मैं ठीक सोच नहीं मानता।
जहां तक श्रीमान राहुल गांधी का सवाल है, तो ये नई बात कहाँ है? वो तो हर के बारे में यही कहते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में भी कहा कि वहां संघ का प्रभुत्व हो गया है। वो सीबीआई के बारे में भी यही कहते हैं, वो सीवीसी के बारे में भी यही कहते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने सेना अध्यक्ष के बारे में क्या कहा था, आपको पता है ना? जी। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी कभी कभी वो परोक्ष टिप्पणी कर देते हैं। तो चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, वो किसी को छोड़ते हैं? पूरा और तो और वो आपके मीडिया को भी क्या कहते हैं कि अब तो कहते हैं कि मीडिया पर भी सरकार का दबाव है। तो मोटी बात यह है कि जो राहुल गांधी कहें वही सही है। बस भले उनके पास वोट नहीं हो, भले वो बार बार देश उनको हरा दे, लेकिन देश वही चलना चाहिए जो हम कहेंगे। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो रविशंकर जी, जो कांग्रेस देखिए, मैं जेपीसी की मांग कर रही है सर, जी बोलिए सर, पूरा कीजिए जी। एक मिनट। जिस तरह के हल्के शर्मनाक शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कहा है, वो उचित है क्या? आप मुझे बताइए। आज नरेंद्र मोदी जी के साहस हिम्मत की पूरी दुनिया दाद दे रही है। पूरे भारतीय उनको हाथ पर लेकर खड़े हैं। जिस तरह से उन्होंने लद्दाख में सेना के जवानों का उत्साह बढ़ाया और ये साफ बताया ये 2020 का हिंदुस्तान है, 1962 का नहीं है। और ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया? तो राहुल गांधी क्या है अब आप समझिए। अब उनकी, अब देखिए, हमको कांग्रेस पार्टी के बैठक का जवाब देना नहीं है आपके चौपाल में, भाजपा के प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन हारे हुए हताश लोग, हम अगर वो समझते हैं कि देश को चलाने का भगवान के यहां से पट्टा उनके ही नाम कट करके आया है, तो मैं यही कहूंगा यह परिवार अब निश्चिंत रहे। देश उस परिवार से आगे बढ़ चुका है। ठीक है रविशंकर जी, मैं जरा और इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। बिहार की राजनीति की बात करते हैं। आप वहाँ का न सिर्फ बड़ा चेहरा हैं, बल्कि बिहार की सियासत की नब्ज को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त एनडीए में तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। क्या कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है या बीजेपी को यह अंदेशा हो रहा है कि चिराग पासवान की तरफ से कोई प्रेशर टैक्टिक है या महागठबंधन में जाने का अपना रास्ता वो देख रहे हैं? किस तरह की परिस्थिति आपको बिहार में दिख रही है रविशंकर जी? नहीं, बिहार में एनडीए एक है, हम लोग कस के जीतेंगे। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए फिर वापस आएगा। और अगर किसी के मन में कोई मान लीजिए कुछ विचार है, कुछ डिफरेंसेस है, तो उसके निराकरण का रास्ता भी है। चिराग पासवान जी मिले भी थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से, इसलिए ऐसा उसमें कोई नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि चर्चा होनी चाहिए। और एक बात कभी नहीं भूलिए कि चाहे वो नीतीश कुमार जी हों या रामविलास पासवान जी हों, ये सभी एनडीए के साथ ही अटल जी के समय से रहे हैं। तो हम लोग का लंबा साथ है और हम लोग कितना अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं कि 2019 हो या 2014 भाजपा को अकेले बहुमत मिला था, फिर भी मोदी जी की दूरदृष्टि है कि उन्होंने सभी पार्टियों को केंद्र सरकार में जगह दी। तो रास्ता निकलेगा, बिहार हम लोग जीतेंगे, पूरा विश्वास है जी। बिहार जीतने की बात आपने सर की, तो बिहार के जो चुनाव आने वाले हैं उस पर सबकी नजर है रविशंकर जी। लेकिन इसमें एक सवाल और ये भी उठ रहा है, और आपको इसमें क्या लगता है सर, क्या बिहार चुनाव तय समय पर होना चाहिए या कोरोना काल को देखते हुए ये चुनाव कुछ वक्त के लिए टाले भी जा सकते हैं? देखिए, एक संवैधानिक मर्यादा होती है 5 साल पूरा होने पर, और जहां तक चुनाव करना है नहीं करना, ये अधिकार तो चुनाव आयोग का आपको पता ही है जी। हाँ, तो इसलिए चुनाव आयोग इस बारे में सम्यक विचार कर करके करेगा, और ये अधिकार चुनाव आयोग को ही होना चाहिए जी। रविशंकर जी, आज का एक और ज्वलंत मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, पीएम केयर्स फंड से जुड़ा हुआ सर। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया, पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा कोष में ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है, और इसके साथ ही तमाम याचिकाएं जो हैं उनको भी खारिज किया गया। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, आज मैंने बहुत विस्तार से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये भी मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, उनके समर्थकों ने। ये जो कोरोना के समय पीएम केयर फंड है, ये वॉलंटरी है, लोग वॉलंटरी सहयोग कर सकते हैं।
ये एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, बाकायदे इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सब कुछ है। और जो जिसमें जहाँ चेंज करने डिसास्टर फंड की बात थी, अब पुराने पीएम वेलफेयर फंड की बात थी, वो 1948 पे बना था, जिसमें सिर्फ कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें अभी तक 3100 करोड़ रुपए खर्चा हो गए हैं। 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए, 50,000 वेंटिलेटर आए हैं। आज़ादी के बाद से आज तक इतने वेंटिलेटर नहीं आए। लगभग 1000 करोड़ दिए गए हैं प्रवासी मजदूरों की चिंता के लिए, और 100 करोड़ दिए गए हैं कोरोना की दवा के अनुसंधान के लिए। ये तो मैंने बताया, लेकिन बड़ी बात देखिए कि इसको लेकर फिर राहुल गांधी वगैरह ने क्या क्या हल्ला किया था। और याद करिए, एक राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसमें तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा आया था, चीन के दूतावास ने कहा वहां से पैसा आया था, सरकार ने दिया था। तो ये इस तरह से बाकी जो कि एक पारिवारिक फाउंडेशन है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा विवाद खड़ा करना। और देखिए, इससे एक और बड़ा सवाल है, पूरे कोरोना काल में जब देश एक है, राहुल गांधी ने क्या किया? लॉकडाउन क्यों कर रहे हो, जबकि पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार कर रही है? डॉक्टरों के लिए ताली क्यों बजा रहे हो, नर्सेज के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए, जो पीएम ने कहा? आज पूरी दुनिया वो मॉडल फॉलो कर रही है, जो डॉक्टरों के त्याग के लिए। दीपक जलाओ देश में आशा के लिए, तो राहुल गांधी ने कहा दिया जलाने से क्या होगा? तो हर चीज का विरोध करना, चाहे वो लद्दाख का विषय हो या कोरोना का विषय हो, एक हल्की स्तरहीन राजनीति पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आ गई है, तो मुझे खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रविशंकर जी, वक्त हमारे पास क्योंकि सीमित है, इसीलिए एक और मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी, और क्योंकि आप बिहार से आते हैं और इस मुद्दे पर सभी आजकल चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहूंगी इस पर आप अपना पक्ष रखें। कानून मंत्री होने के नाते नहीं सर, बल्कि एक वरिष्ठ वकील के नाते, सुशांत सिंह राजपूत का जो खुदकुशी का मामला है, कई सवाल उठ रहे हैं सर कि 2 जगहों पर क्यों इसकी जांच चल रही है, क्या सीबीआई को इसकी जांच दी जानी चाहिए या नहीं? इस पूरे प्रकरण को एक वरिष्ठ वकील के नाते आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कानून मंत्री भी हूं और मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए पेंडिंग है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक ही बात मैं कहूँगा, सुशांत सिंह बिहार का एक बहुत ही बहादुर बेटा था, मेरे पटना शहर का था। मैं तो उसके घर भी गया था मिलने के लिए, मैं पटने का सांसद भी हूँ। उसके माता पिता, उसके माता से, भाई बहनों से मैं मिला। आज वो एक, उसके अंदर एक क्षमता थी कि वो भारत का एक टॉप एक्टर बनने की संभावना थी उसमें। अब उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, तो उसकी मृत्यु के सारे कारणों की एक ईमानदार जांच होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी रविशंकर जी, आपकी तो मुलाकात भी सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। उन लम्हों के बारे में आप बताना चाहेंगे कि क्या बात हुई थी, किस तरह का व्यक्तित्व लगा था आपको सुशांत का? देखिए, मेरी उससे एक ही बहुत ही छोटी प्यारी मुलाकात हुई 2019 में, जब हम लोग दोबारा राष्ट्रपति भवन में शपथ लेकर के नीचे उतरे, तो देश के बड़े लोग थे, फिल्म जगत के बहुत टॉप लोग आए थे, अनुपम खेर हों, अनिल कपूर हों, कई डायरेक्टर्स थे और एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थे। तो सुशांत राजपूत मुझे देख के मुस्कुराया। मैंने उसको बुलाया, कहा तुम्हारा नाम सुशांत है? कहा जी सर। कहा मुझे पहचानते हो? कहा सर आप हमारे शहर से हैं, आपको कैसे नहीं जानते। हमने कहा तुम पटना में कहाँ रहते हो? कहा राजीव नगर में रहता हूँ सर। ये बहुत, और मैंने उसके शांत, बहुत ही स्माइलिंग फेस मुझे आज तक याद है। छोटी सी प्यारी सी मुलाकात जी, और इसकी जीवन लीला इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल। आज आपने सवाल पूछा है तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ईमानदारी से जल्द जांच हो और ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। जी, चलते चलते सिर्फ आखिरी सवाल आपसे सर, एक और मुद्दा जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, फिल्म अभिनेता आमिर खान फिल्म की शूटिंग के लिए टर्की गए और वहां पर उन्होंने वहां की प्रथम महिला से मुलाकात की। अब जो भारत अब इस पर मुझे अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा, फिल्म एक्टर कोई भी हो जी, वो पब्लिक फिगर भी होते हैं, पब्लिक फिगर भी होते हैं। तो कहाँ जाना है, क्या जाना है, ये उनको तय करना है, लेकिन कहाँ जाने और कहाँ नहीं जाने का असर क्या पड़ता है, ये भी उनको सोचना चाहिए। ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा।
जी, जाते जाते एक और सवाल सर, जैसा कि आप जानते हैं कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं आप, वरिष्ठ वकील हैं, देश के कानून मंत्री हैं। बहुत चर्चा हो रही है सर कि संविधान से ये जो सेक्युलर शब्द है इसको हटाया जाए। आप इस पर क्या कहेंगे रविशंकर जी? देखिए, अभी तक ऐसा कोई विचार हमारे सामने नहीं आया। कुछ कह रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन जो लोग बात कहते हैं, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जब भारत का संविधान 1950 में बना था तो उसमें सेकुलर शब्द क्यों नहीं दिया गया था? नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एक से एक बड़े नेता, बड़े विद्वान और भारत की आज़ादी के आंदोलन के सेनापति लोग थे, जेल गए थे। वो देश की आत्मा को जानते थे। और आपने सवाल किया है तो बताएं कि जब भारत का संविधान बना तो उन्होंने तय किया कि इस संविधान में भारत के आध्यात्मिक परंपरा के जीवन तस्वीरों को रखा जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर किसकी फोटोग्राफ है मालूम है आपको? प्रभु राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ रावण के विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये तस्वीर है जो नंदलाल बोस फेमस पेंटर ने बनाई है जी। और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर किसकी तस्वीर है? प्रभु श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं महाभारत के समय लड़ाई में। उसमें भगवान बुद्ध हैं, गुरु नानक हैं, महावीर हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं हैं। ये भारत की परंपरा को संविधान निर्माता भी जानते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, आपका आपने वक्त निकाला और चौपाल में सभी सवालों का बहुत साफ गोई से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।